हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और साथ में पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चों, बीच में आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भैया ने एक चीज शुरू करी और वो खत्म नहीं करी, है ना, और बीच में दूसरा शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। बीच में ना कुछ टॉपिक मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट डाल दिए, आप उसे ढंग से देखना। जैसे रेलवे का पेपर था बच्चों का, कांस्टेबल का, जो स्टार्ट हुआ आज 2-3 तारीख है, आज था कल था। तो जिनका कांस्टेबल का पेपर था, उन बच्चों के कहने पे मैंने उन्हें कैपिटल्स के लॉ पढ़ा दिए थे और फाइनेंस कमीशन पढ़ा दिया था। तो ये दो टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ा दिए थे बच्चों कि पेपर आ रहा था और पेपर में वहां से क्वेश्चन कोई ना कोई बनता रहता है, इसलिए मैंने उन्हें वो पढ़ा। और वही मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन भी डाल दिया था। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ें अच्छे से, उसको आप नोट्स बनाएं। जब मैं यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट करूंगा तो फिजिक्स आपका एक डिटेल में चलेगा, ऐसे इकोनॉमी भी डिटेल में चलेगा, सब चीज ऐसी क्वालिटी डिटेल में चलेगा। और अब आपको जीएस की जो क्लास होती है बच्चों डेली मिलेगी। जैसे अभी क्या होता है हमारा कि एक दिन आपको मैथ्स मिलता है और एक दिन आपको जीएस मिलता है, या 3 दिन मैथ मिलते हैं, 3 दिन जीएस मिलते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, रेगुलर आपको जीएस क्लास मिला करेगी और कुछ समय बाद ही रेगुलर आपको मैथ की क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कोशिश है हमारी कि अगले सोमवार से हम सुबह 11:30 बजे के आसपास तो जीएस की क्लास आपको डालें, और शाम को 4 या 4:30 बजे के आसपास हम मैथ क्लास आपको डालें। देखो, ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, राधा रानी की कृपा रही तो ऐसे ही चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगी, कोई क्लास बंद नहीं होगी, है ना। कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां आपको सिर्फ मैथ्स से सिर्फ जीएस क्लास मिल सकती है, नहीं तो रेगुलर क्लासेस चल। आज जो आप पीछे सीनरी देख रहे हैं, ये इंडस रिवर, ये सिंधु नदी है जो पहाड़ों के बीच में से बहती हुई निकल रही है। और जैसे कि मैंने बताया था, हमने इतिहास में जहां तक खत्म कर लिया है, उसके आगे से ही ये स्टार्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रचलन हुआ, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलन में आई, किस तरीके से यहाँ पे काम होने शुरू हुए, है ना। तो धीरे धीरे करें हम सिंधु घाटी की सभ्यता से आगे बढ़ेंगे, और सिंधु घाटी की सभ्यता पूरा करने के बाद वेद पढ़ेंगे। फिर वेदों से हम मगध पे आएंगे, फिर मगध से हम मौर्य पे आएंगे, फिर मौर्य से हम मौर्योत्तर पे आएंगे, फिर मौर्योत्तर से हम गुप्त पे आएंगे, फिर गुप्त से गुप्तोत्तर पे आएंगे, फिर हम दक्षिण भारत में चलेंगे, फिर दक्षिण भारत से हम त्रिकोणीय संघर्ष को आपको मैं दिखाऊंगा, फिर हम उससे मेडिवल में एंट्री करेंगे, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के आसपास। उसके बाद हम त्राइन का युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध, सारा का सारा दिल्ली सल्तनत, उसके बाद हम मुगल्स, है ना, और फिर मुगल्स के बाद हम आधुनिक भारत, यानी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। हम मैं इस तरीके से पढ़ाते चले। अच्छा, हिस्ट्री जो टॉपिक है बच्चों, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा, है ना। खूब इसके अंदर बहुत बातें बतानी पड़ती हैं, खूब डिटेल करनी पड़ती है, तो लंबा भी जाएगा। तो क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी, और जैसे जैसे कुछ ये प्रावधान करना चाह रहा हूँ, बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर मैं वैसी वीडियो बना के डाल। मैं चाहता हूँ कि जैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो मैं हिस्ट्री लेकर चलूं, और हर सैटरडे में मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट कराऊं, बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से, है ना, कि पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मंडे टू वेंसडे, सॉरी मंडे टू फ्राइडे तो हिस्ट्री चलाकर रहिए हमारी, और हर सैटरडे में आपको पॉलिटी करनी। इससे क्या होगा कि हमारी हिस्ट्री भी शुरू हो जाएगी, और हमारी पॉलिटी भी सैटरडे टू सैटरडे चाहे थोड़ी हो, आप कुछ तो जान पाएंगे, पॉलिटी का इतिहास जान पाएंगे, पॉलिटी में आप नागरिकता जान पाएंगे, पॉलिटी में भाग एक जान पाएंगे, भाग में, अनुच्छेद में, अनुसूचियों में क्या डिफरेंस आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार जब अनुच्छेद में बातें लिख दी तो अनुसूचियों की क्यों जरूरत पड़ी, क्या मार्क्सवाद होता है, क्या माओवाद होता है, क्या नक्सलवाद होता है, आप इन्हें जान पाएंगे, है ना। किस तरीके से परिसीमन आयोग बनता है, कैसे चुनाव प्रणाली होती है, चुनाव आयोग क्या होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, पंचायत क्या है, नगर पालिका क्या है, लोकपाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है,
संपत्ति का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, नीति नेतृत्व क्या है, प्रधानमंत्री का क्या रोल है ना, शिखर वार्ताएं क्या होती हैं। अगर आप इच्छा जताएंगे, आपका जैसे ही कमेंट आएगा तो मैं उस कमेंट के अनुसार फिर आपको और पढ़ाना शुरू कर। अगर आप चाहते हैं नहीं पहले हिस्ट्री चलती रहे तो हिस्ट्री से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो चलती रहेगी। और अगर आप कहते हैं कि भैया ठीक है आप पॉलिटी हर सैटरडे पढ़ाएं तो मैं पॉलिटी को लेकर आऊँ कमेंट में बताना पड़े। आज बातें थोड़ी ज्यादा हुई कि सिंधु सभ्यता कहीं बात शुरू हो, ठीक है। उसके जो क्लासेस आपको नहीं आई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास नहीं मिल पाई, पर आप बिल्कुल अब चिंता नहीं करेंगे, हर दिन आपको हिस्ट्री मिलेगी, एक भी दिन हिस्ट्री मिस नहीं होती है। अगर ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, राजा राजा ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा तो हिस्ट्री आपको अब डेली, अगर सब चीज ठीक रहती है तो उनके ही अनुसार चल रहे हैं सब लोग, तो मैं आपको डेली के डेली हिस्ट्री पे कवर कराता चलूंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा यहाँ पे कि आखिरकार किस तरीके से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारे अस्तित्व में है ना, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार अस्तित्व में है। तो आप ये सिंधु घाटी जो देख रहे हैं, सिंधु घाटी जो लिखा है, तो सबसे पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, उस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के कारण ही इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता। इस बहुत से नाम है, नामकरण की क्लास इसके बाद में। आज पहले एक बार सिंधु नदी देखो, फिर मैं बार बार जिक्र करूँ कि सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी के पास ये क्षेत्र मिला, सिंधु नदी के पास ये क्षेत्र मिला, रावी नदी के पास ये क्षेत्र मिला, तो ये बातें मैं जिक्र करूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक बार सिंधु नदी देख। अच्छा, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे तो सारे रिवर कराऊंगा ही कराऊंगा, फिलहाल सिंधु नदी को एक बार यहाँ देखो, फिर मैं सिंधु घाटी सभ्यता पे आऊँ, ठीक है। ये देखो, ये सिंधु नदी है जो हमारी पहाड़ों के बीच में से आपको बहती हुई दिखाई दे रही। एक बार मैं इसका ना वो दिखाता हूँ आपको मैप, फिलहाल के लिए एक मैप दिखाता हूँ मैं सिंधु नदी का, कि किस तरीके से निकलती है पाकिस्तान में जा रही है और इसके आसपास कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। एक बार आप लोग उस रिवर को देखें, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो ये है हमारा इंडस रिवर का चाप, ये चाइना है ना, यहाँ तिब्बत का रीजन पड़ता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये इस तरीके से यहाँ तिब्बत के आसपास है ना, तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। जब मैं रिवर पढ़ाऊंगा मैं समझाऊंगा। तो ये सिंधु नदी ऐसे निकलती हुई भारत में बहती हुई ये पाकिस्तान गिरता है और यहाँ जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी, इसी को हम इंडस रिवर बोलते हैं, इसके आसपास का जो क्षेत्र था ये सारा, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने ब्लैक से बनाया है ना। इसके आसपास में जो हमें बस्तियां दिखी, जो चीजें हमें दिखी, इसके पास जो रहना सहना दिखा, तो इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसके आधार पर हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। मैं भी नामकरण जब सेकंड क्लास पढ़ाऊंगा तब वहां पे बोल बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इन नामों में क्या डिफरेंस है। किसे हड़प्पा बोलते हैं, किसे सिंधु, किसे सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले आज हम इसकी थोड़े से इतिहास को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर का चार ध्यान रखना कि चाइना यानी कि तिब्बत वाला रीजन, भारत वाला रीजन और पाकिस्तान वाला रीजन। तिब्बत वाला, भारत वाला और पाकिस्तान वाला, ये तीन देशों से होकर बहती है, ठीक है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो इस रिवर के इधर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ जो क्षेत्र दिखाई दिया उसी को हमने क्या बोला, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले सिंधु रिवर को आपको दिखा दिए, इसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसके आधार पर इसे बोला सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और आप लोग यहाँ से आए और स्टार्ट करें हम चीजों को, जिसके लिए मैं एक और स्लाइड दे देता हूँ। जैसे इसे मैंने स्लाइड में इसे लिख लिया अलग से, सिंधु घाटी का क्रमिक विकास। हम लिखते हैं यहाँ पे सिंधु या हड़प्पा लिख सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा इसका नाम सिंधु है, इसका नाम हड़प्पा है, ऐसे क्या क्या बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का क्रम, हड़प्पा सभ्यता का क्रम सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस चली है हड़प्पा सभ्यता कैसे चली है। अब इससे पहले वाली मेरी क्लास आप लोग जरूर देख लें, जिन्होंने नहीं देखी, और जिन्होंने देखी भी है उन्हें खूब समझ में आए। जो हड़प्पा सभ्यता का हम क्रमिक विकास देखते हैं, वो बच्चों 3 चरणों में हम इसे क्रमिक विकास को देखते हैं। 3 चरण में इसे क्रमिक विकास। जो पहला विकास हम देखते हैं वो देखते हैं नवपाषाण कालीन चरण। नव पाषाण कालीन चरण, तो बच्चे से आपको पढ़ा रखी है सारी चीजें, ठीक है। नव पाषाण कालीन चरण, तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास दिखता है वो आपको नव पाषाण काल से शुरू होता हुआ दिखाई दे जाता है, जिसका हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं यहाँ पे 5500 से 3200 BC तक। बहुत जैसे जैसे नव पाषाण काल आया था हमारे, जैसे में हमने कृषि करना शुरू किया था, तो उसी नवपाषाण काल से हम सभ्यता की दौड़ में बढ़ना शुरू होते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास दिखाई देगा वो नवपाषाण काल से ही आप लोगों को दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आरंभिक हड़प्पाई चरण। आरंभिक हड़प्पाई चरण, आरंभिक हड़प्पाई चरण, इसको हम देखते हैं 3200 से 2600 BC तक। 3200 से 2600 BC तक, यानी कि 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक हम देखते हैं आरंभिक हड़प्पाई चरण। इसका मतलब ये हुआ कि नवपाषाण काल में जब मनुष्य अपना खाद्य उत्पादक तक पहुंच गया, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था, है ना, उसने मृद भांड का यूज कर दिया था, पशुपालन हो गया था, कृषि के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे, कृषि करनी शुरू कर दी थी, तो वहां पर वो सभ्यता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, एक होती है संस्कृति, कहीं कहीं हड़प्पा संस्कृति भी यूज करते हैं और कहीं कहीं सभ्यता, बहुत ध्यान से समझना। संस्कृति और सभ्यता में अंतर। संस्कृति का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ लोग रहते हैं, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, छोटे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, है ना, तो वो कहलाती है संस्कृति। जब किसी छोटे क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं और अपने उसी दायरे में बंधे रहते हैं, उसी को वो यूज करते हैं, उसी में वो खान पीन रखते हैं, है ना, उसी में वो रहते हैं, तो वो चीज जो कहलाती है संस्कृति। यानी कि छोटे क्षेत्र में जो विकास देखता है एक समुदाय का, वो है संस्कृति। और जब वो ही समुदाय जो छोटे क्षेत्र का था वो बड़े क्षेत्र में फैल जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो मानदंड बन जाए कि भाई हम भी ऐसे ही रहेंगे, तो उसे कहा जाता है सभ्यता। यानी छोटे क्षेत्र में संस्कृति और बड़े क्षेत्र में उसका प्रसार होना और आने वाली पीढ़ी के लिए वो मानदंड बन जाना, तो वो कहती है सभ्यता। तो यह संस्कृति और सभ्यता में अंतर, ठीक है। तो इसलिए से कहीं जगह हड़प्पा संस्कृति बोल देते कि नवपाषाण काल से इसका विकास हो रहा है, तो धीरे 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 ही तो आगे बढ़ना शुरू होगा। तो पहले वो किसमें संस्कृति और संस्कृति से किसमें तब्दील हुआ, वो सभ्यता में। तो यहाँ पर नवपाषाण कालीन हमने चरण बोला, तो हड़प्पाई संस्कृति बोल सकते हैं। इसके आगे हम आरंभिक हड़प्पा चरण, यहाँ पर हम लोग सभ्यता की तरफ बढ़ने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो आरंभिक हड़प्पाई चरण 3200 से 2600 का, और उसके बाद आता है हड़प्पाई चरण। हड़प्पाई चरण ये दिखता है आपको 2600 से लगभग 1700 या 1900, 1720, ठीक है, 2600 से 1720। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक विकास। पहले नवपाषाण काल से सुनाई दिया, मतलब दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के आने से पहले का जो रीजन था, है ना, जैसे आदमी रुकना स्टार्ट हो गया, घर बनाने धीरे धीरे शुरुआत करना, तो हड़प्पा का आरंभिक जीवन जो जीना स्टार्ट किया वो स्टार्ट दिखाई देता 3200 तक। उसके बाद जब प्रॉपर हड़प्पा सभ्यता आई वो दिखाई देता 2600 से 1700। अब ये हड़प्पा सभ्यता कैसे सभ्यता का विनाश होगा, किस तरीके से इसका विनाश किया गया है, कैसे ये समाप्त हो रही है, वो अगली अगली क्लास में देखते जाएंगे। तो मैंने जो पहली स्लाइड पढ़ाई उसमें ये बताया कि इसका विकास क्रम क्या है हड़प्पा सभ्यता का। वो हड़प्पा सभ्यता का विकास क्रम है क्या, लगभग नवपाषाण काल से, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आई।
उसके बाद देखते हैं चीजों को समझते हैं। अब देखो यहाँ पर है सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। अब ये क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता कह रहे हैं, उसके लिए मैंने स्लाइड बना रखे हैं, आपको देख सकते हैं। जो कल आप यानी कि जो आपको इसके बाद वाली क्लास मिलेगी उसमें नाम ही मैंने लिखा है नामकरण। तो फिलहाल के लिए अभी रुकेगा, पहले आज जो समझा हम उसे समझो। आज मैंने समझाया आपको नवपाषाण काल से ही हमारा स्टार्ट रहता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी में, नवपाषाण काल से, ठीक है। फिर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता देखते हैं, फिर परिपक्व हड़प्पा सभ्यता देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका नामकरण अगली क्लास में यहाँ देखो। अच्छा बच्चों, जब तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं चला तो दशकों तक लोग ये सोचते थे कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई चीज थी ही नहीं। यानी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले, सिकंदर महान धीरे धीरे आएगा, सिकंदर की बातचीत होगी, मैं पूरा बताऊंगा सिकंदर के बारे में आप लोगों को, है ना। आप आएंगे सारी बात। लोगों को ये लगता था कि भाई 326 ईसा पूर्व से पहले, 326 बीसी से पहले भारत में कोई भी सभ्यता नहीं थी, कोई सभ्यता यहाँ विद्यमान नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात होती है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लोग अपरिचित थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, तो कुछ था नहीं था, क्योंकि खुदाई का काम नहीं चल रहा था, उत्खनन नहीं हो रहे थे। तो लोगों को ये लगता था, देर में पहुंच नहीं पाए थे, तो ये लगता था कि भैया सिकंदर के आक्रमण के बाद में चीजें बननी शुरू हुई हैं, उससे पहले तो यहाँ पर कोई सभ्यता विद्यमान नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अपरिचित थे लोग। विद्वानों का मानना था कि सिकंदर के आक्रमण यानी 326 ईसा पूर्व के पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। एक मिनट रुकेंगे बच्चों बस, ठीक है बच्चों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले विद्वानों को, लोगों को कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें ये लगता था कि भैया सिकंदर से पहले कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन ये धारणा 20वीं सदी, अच्छा ध्यान से, जो सदी चलती है उससे पहले का सन होता है। जैसे इस समय आप मेरी क्लास ले रहे हो तो सन चल रहा है सन 2025। तो जो सदी है ना, ये सदी है 21वीं में। तो जो सदी चलती है, सदी से पहले होता है सन। जैसे अगर सदी है 21वीं तो सन चल रहा होगा 2000। अगर सदी है 20वीं तो सन चल रहा होगा आपका 1900। अगर सदी है 19वीं तो सन चल रहा होगा 1800। और सदी है 18वीं तो सन चल रहा होगा 1700, ठीक है। जैसे बोलते ना कि 18वीं सदी के अंत में या 18वीं सदी में क्या हुआ कि हमारी 18वीं सदी में प्लासी की बैटल हुई, तो 1757 प्लासी का केस में हुआ 1757 में, तो युद्ध हुआ 1757। तो आपका जो वर्ष था वो था 1700 और सदी कहलाएगी 18 यानी कि जो सदी होती है उससे पहले वाला सन चल रहा होगा। जैसे अब क्या है 21वीं सदी तो सन चल रहा है 2000, 2025, 2026, 2027 ऐसे। और 20वीं सदी का मतलब सन 1900 में। तो जो 20वीं सदी थी, 20वीं सदी का तीसरा दशक, दशक का मतलब है बच्चों 10 साल का, एक दशक में 10 साल होता है, डिकेड्स बोलते हैं जिसे। तो विद्वानों को ये लगता था कि भाई सिकंदर के आने से पहले, जब मैं सिकंदर पढ़ाऊंगा पूरा उसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से सिकंदर यहाँ आता है, उस रूट को कवर कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। हर सर सारे डायग्राम दिखेंगे, अभी डायग्राम आने दो, है ना। जब सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करेंगे तो विद डायग्राम करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज एक बेसिक क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उसको समझते चलेंगे। तो लोग ये सोचते थे कि भाई जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इससे पहले, मतलब कि सिकंदर के आक्रमण से पहले उन्हें ऐसा अनुमान था कि कोई सभ्यता नहीं थी। फिर 20वीं सदी यानी 20वीं सदी तो 19, है ना। 20वीं सदी के तीसरे दशक के दौरान दो पुरातत्वविद आए भारत। एक का नाम था राखल दास बनर्जी और एक का नाम था दयाराम साहनी। दोनों को एक बार आप देखें फिर हम बात करेंगे, ठीक है। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दो विद्वान। 20वीं सदी के तीसरा दशक अगर चल रहा है तो इसका मतलब है 20वीं सदी है तो सन 1900 और तीसरा दशक चल रहा है, पहला दशक 1900 से लेकर 1910, दूसरा दशक 1910 से 1920 और तीसरा दशक 1920 से 1930। तो 1921 और 1922 में इन दोनों ने खुदाई करी और खुदाई के दौरान इनको सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की टीले और हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में जानकारी हुई। तब इन्होंने कहा कि भाई सिकंदर के आक्रमण से काफी टाइम पहले भारत में, यानी कि इसमें जो हमारा जो भारत का उपमहाद्वीप है, इसमें दो नगर दिखाई,
एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इनकी वजह से हमें मालूम पड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, एक बार दोबारा सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले कोई सभ्यता नहीं थी, ऐसा लोग मानते। वो कहते थे कि भैया सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत के तरफ या इस उपमहाद्वीप में कोई सभ्यता विद्यमान नहीं थी। लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में दो पुरातत्वविद आए, एक दयाराम साहनी और एक राखल दास बनर्जी, और इनके आने से वो जो अवधारणा थी कि कोई सभ्यता नहीं थी, वो अवधारणा चेंज हुई और बताया गया कि भैया सिकंदर के आक्रमण से पहले भी यहाँ पे सभ्यता विद्यमान थी। तो इसके बारे में किसने बताया, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने। लेकिन आप हेडिंग समझे, यहाँ हेडिंग में देखिए, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों से पहले भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पुरातत्वविदों ने बताया था, कुछ पुरातत्वविदों ने बताया था। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ये बता रहे हैं 1921 और 1922 में आकर, लेकिन इनसे पहले भी कुछ पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के बारे में बताया था, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पाए। इसलिए हम जो जनक मानते हैं वो इन दोनों को मानते हैं, किनको, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी को। तो इनसे पहले जो विद्वान आए आप उनके बारे में भी जान देखिए। इन दोनों से पहले भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पुरातत्वविदों ने बताया जो इस प्रकार है। पहले आए थे चार्ल्स मेसन 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा की टीले को देखा, पर मेसन ये नहीं समझ सके कि यह किस काल का था। तो यानी कि दयाराम साहनी से पहले, अगर पेपर में आता है दयाराम साहनी से पहले हड़प्पा की टीले को किसने देखा, तो चार्ल्स मेसन ने देखा, लेकिन वो इसका काल समझ नहीं पाए कि किस काल का था। काल समझ लो जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, है ना, या आद ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, वो ऐसे नहीं समझ पाए। तो दयाराम साहनी से पहले हड़प्पा के बारे में जो बताने वाले थे वो कौन थे, चार्ल्स मेसन। क्लियर हो रही होगी बात मेरे हिसाब से यहाँ तक की बच्चों, ठीक है। क्लियर हो, रिपीट कर देता हूँ कभी कंफ्यूजन हो। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लोग पहले अपरिचित थे, कहते थे सिकंदर जब आया उसी के बारे में किसी का ज्ञान होना स्टार्ट हो सभ्यताओं सिकंदर से पहले यहाँ कोई सभ्यता नहीं। लेकिन दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी की खोज के बाद वो धारणा चेंज हो गई और उन्होंने कहा कि सिकंदर से पहले भी यहाँ पे सभ्यता विद्यमान। ठीक, फिर मैंने बताया राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी से पहले भी कुछ पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के बारे में बताया, लेकिन ठीक से इसका जिक्र नहीं कर पाए। फिर भी हम उन लोगों को जान लेना चाहिए कि कहीं क्वेश्चन फंसना जाए। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया, लेकिन वैसे ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि किस काल। उसके बाद 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी हड़प्पा के बारे में छोटी सी जानकारी दे दी थी। अच्छा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया था, वीडियो की फोटो लगा रखी है। तो 1853 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी थोड़ी सी जानकारी हड़प्पा के बारे में दी थी। 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन पर प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण जेम्स विलियम व बर्टन बंधु ने दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे कि कराची से लाहौर लाइन पर प्राचीन सभ्यता होने का प्रमाण किसने बताया था, जेम्स विलियम ने और बर्टन बंधु ने बताया था। तो ये हो गया दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी से पहले के कुछ विद्वानों के बारे में। इनके बाद आते हैं आपके कौन, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो इनके बारे में अगर हम देखें तो ये देखें 20वीं सदी का तृतीय दशक, जैसे मैंने भी बताया था, है ना। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी से पहले बता दिया। अब है 20वीं सदी का तृतीय दशक। 20वीं सदी का तृतीय दशक दैट मींस सन 1920 से 1930 के दौरान की बात चल रही है। अब वो कौन है, 20वीं सदी के तीसरे दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों ने, यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो सर बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में। और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की 1922 में। तो दो पुरातत्व स्थल जानकारी में आ गए 1921 और 1922 की खुदाई के दौरान। एक आया हड़प्पा और दूसरा आया मोहनजोदड़ो। बहुत ध्यान से समझना, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी। गलत कर देते हैं बच्चे इस चीज को भी। इन दोनों की खुदाई द्वारा जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर 1924 में
पुरातत्व विभाग के प्रधान सर जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया और नामकरण हुआ हड़प्पा सभ्यता। समझ में आया? तो खुदाई के दौरान, अब ध्यान समझ, खुदाई के दौरान पहली बार हड़प्पा स्थल को खोजा गया। तो जो स्थल पहली बार सामने आया उसी के नाम पर पड़ा इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब बाद वाली क्लास में बताऊंगा कैसे इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। अभी आपको यहाँ पर 3 नाम याद रखना। सर जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 में नाम दिया हड़प्पा सभ्यता, किनकी खुदाई के बाद? इन दोनों की खुदाई के बाद। 1921 में किसकी खोज हुई? हड़प्पा की। 1922 में खोज हुई मोहनजोदड़ो की। और इसी पे एक मूवी बना रखी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो, है ना, वो मूवी इसी पे बनी हुई है, तो उस मूवी का भी जिक्र करेंगे आप लोगों से। फिलहाल के लिए हम इसको समझ लें। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अभी तक मैंने सिर्फ आपको क्या बताया? उन व्यक्तियों के नाम बताए जिन्होंने पहली बार हड़प्पा के बारे में जानकारी दी, फिर कैसे कैसे उसे आगे बढ़ाया सिंधु घाटी की सभ्यता में। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हड़प्पा के बारे में ध्यान रखेंगे, राखल दास बनर्जी के बारे में याद रखेंगे और दयाराम साहनी। तीनों फोटो लगा रखे हैं मैंने। ये है आपके जॉन मार्शल, ये है आपके राखल दास बनर्जी और ये है दयाराम साहनी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि चलो जी हड़प्पा स्थल खोजा गया है और उसके नाम से इसका नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता बनी, कैसे सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता बनी, कैसे से सैंधव सभ्यता कहा, कंफ्यूज होता है, कैसे से कांस्य युगीन सभ्यता कहा, तो इसको हम जिक्र करते हैं अपनी कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो होगी यहाँ से नामकरण। नामकरण लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता के लिए पर्याप्त 3 नाम का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। एक मैंने छोड़ रखा है, एक आएगा सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। अच्छा, ये सरस्वती नदी का उद्गम मैं यहीं पे बताऊंगा आपको सेकंड क्लास में कि कैसे सरस्वती नदी आई और कैसे त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयागराज में जो कुंभ हुआ इस बार, उसमें तीनों नदियों का संगम देखा जाता है। तो ये सरस्वती नदी कहाँ से उदय हुई और कहाँ जाके ये लुप्त हुए, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि पहली क्लास जो हल्की सी सिंधु घाटी के जो बताने वाले थे, सॉरी हड़प्पा सभ्यता, अभी हड़प्पा ही बोलूंगा, कल इसे सिंधु भी बोलूंगा। कल के बाद आप सब चीज समझने लग जाएंगे कि सिंधु बोले, सैंधव बोले, सिंधु घाटी बोले, सिंधु सरस्वती घाटी बोले, हड़प्पा बोले, कांस्य युगीन बोले, सब आप समझ जाए। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया जो हड़प्पा सभ्यता क्रमिक विकास है वो नवपाषाण से शुरू होता है, फिर आरंभिक हड़प्पा आती है और फिर आपकी हड़प्पा आ जाती है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान ये कहते थे कि भैया सिकंदर के आक्रमण से पहले तो कोई सभ्यता नहीं, लेकिन दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के उत्खनन के बाद ये धारणा ही चेंज हो गई कि वो जो ये धारणा थी कोई सभ्यता नहीं थी, वो धारणा चेंज हो गई कि सभ्यता थी। फिर उस सभ्यता के बारे में बताने वाले कौन कौन थे वो मैंने बताया, जैसे चार्ल्स मैसन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम थे, फिर उनके बाद राखल दयाराम साहनी आए, फिर राखल दास बनर्जी आए। तो इन्होंने कहा भाई ये सभ्यता थी। तो अब हमें ये पता चली ये सभ्यता तो थी। अब हम ये देखेंगे कैसे कि सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता कहा और कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा, या बाकी चीजें हमने इसे कहा। तो सेकंड हम नामकरण शुरू करें। क्लियर हुआ? चलो, तो बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, लास्ट में भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जो भी आप लोगों को लगा कि बीच में बंद हो गई है तो वो सिर्फ बंद नहीं हुई थी, उस बीच में भी हमने क्लासेस डाली थी, है ना। अब रेगुलर आपको पहले हिस्ट्री की मिलेंगी, फिर मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको साइंस क्लियर करूंगा, फिर इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, है ना। बीच बीच में जो भी चीजें आएंगी, जो करंट के मुद्दे मुझे अच्छे लगेंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा। पर एक बात आप मुझे बताएंगे कि हर सैटरडे आप पॉलिटी पढ़ना चाहेंगे या नहीं, है ना, या पहले हिस्ट्री ही कवर करना चाहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ना लंबी बहुत है हिस्ट्री। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर आप हर सैटरडे पॉलिटी पढ़ लें तो आप लोगों को बेनिफिट ही मिलेगा। बीच बीच में मैं इन क्लास के साथ स्टैटिक जीएस की क्लासेस भी आपके सामने लेकर आऊंगा। स्टैटिक जीएस से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जीएस यानी 1 लाइनर क्वेश्चन, है ना, तो उनकी भी मैं क्लासेस लाता रहूंगा, तो वो भी आपको साथ साथ मिलती रहे। लेकिन अब हिस्ट्री बंद नहीं, ये रेगुलर आपकी चलती रहे, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, है ना। हरे कृष्णा।